नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है दिसंबर में नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी तैयारी के लिए केवल 1 महीना रह गया है। अब हो सकता है कि एक आध हफ्ते में उसका हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, हमें फॉर्म देखने को मिल जाए, एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस लिहाज से हम तैयारी करेंगे और रिवीजन को ज़्यादा करेंगे, क्योंकि नए कंटेंट को पढ़ने का जो समय था अब नहीं रहा। और हम जो पुरानी चीज़ें हैं उसी को अगर बार बार रिवाइज कर रहे तो हमारा जो है सारा काम हो जाएगा। तो देखिए, आज मैं भाषा विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके आया हूँ जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज मैं रिवीजन के पर्पज़ से लेके आया हूँ ताकि आप जब इसको फिर से देखें, चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी और यही सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में काम आएगी। तो देखिए, आज हम पश्चिमी हिंदी को पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हम जब हिंदी भाषा का मतलब हिंदी भाषा को जो पढ़ते हैं तो उसको पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी इस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद भी और चीज़ों को देखेंगे। देखिए क्या है, पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो प्रश्न आएगा कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी और खड़ी बोली। मतलब कि हरियाणा और कुछ ले लीजिए यूपी का जो मथुरा साइड का एरिया है उधर का, और कुछ अलीगढ़ के साइड का। तो ये सारी बोली जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। कौरवी और खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी में आती है, जो कि हरियाणा से सटे हुए एरिया में बोली जाती है। ठीक है, हरियाणवी, दक्षिणी और हिंदवी ये सारी सारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और देखिए प्रश्न क्या बनेगा, पश्चिमी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग कौन सा है? तो इसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। तो पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र है, आपने देखा कि कहाँ से कहाँ तक है, देहरादून से लेके महाराष्ट्र तक, मतलब अंबाला, देहरादून, महाराष्ट्र, इतना बड़ा इसका क्षेत्र है। तो आप सोच सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है पश्चिमी हिंदी का। और देखिए, ब्रज भाषा के बारे में देख लेते हैं। ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह। आपको पता है कि पहले वृंदावन जो था, मतलब वहाँ पे मतलब पशु बहुत ज़्यादा रहा करते थे। और आपने अगर देखा होगा कृष्ण लीला इन सब चीज़ों में दिखाया जाता है, इसीलिए उसका नाम जो है ब्रज गोकुल रखा गया। ठीक है, ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। पशु पालन की अधिकता के कार्य क्षेत्र ब्रज कहलाता और इसकी बोली ब्रज भाषा है। मतलब जहाँ पशु पालन अधिक होता है ना, उसको ब्रज कहते हैं, इसीलिए उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ब्रज ब्रज कहते हैं। और देखिए क्या है, इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। आपको पता होगा डींगल और पिंगल। डींगल और पिंगल जो राजस्थानी और ब्रज है ना, इसको इस तरह से बांटा गया है। तो देखिए, इसमें हमें देखने को मिलता है भाखा के रूप में, मतलब भाषा के रूप में देखने को मिलता है डींगल और पिंगल में। डींगल मेरे ख्याल से ब्रज भाषा है और पिंगल जो है राजस्थानी है, राजस्थानी मिश्रित हिंदी। तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन है यही। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। और भाखा का मतलब भाषा ही है यहाँ पे। और देखिए क्या है, बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बंगाल और असम में। आपको पता होगा कि जो ईश्वर चंद्र थे, महिला सुधार के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और जो विधवा विवाह, पुनर्विवाह है, इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और इन्होंने जो प्रयास किया है, देखिए ब्रजबुली को मतलब प्रोत्साहित करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और बंगाल में और असम में ब्रज भाषा से प्रभावित बांग्ला और असमिया को ब्रजबुली कहा जाता है। तो बंगाल में जो ब्रज भाषा बोली जाती है, असम में जो बोली जाती है, उसको हम ब्रज भाषा से प्रभावित को बांग्ला और असमिया को ब्रजबुली कहते हैं। और देखिए क्या है, ब्रज बोली क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। आपको पता है कि जो ब्रज बोली क्षेत्र है, मथुरा आपको पता है कि ये जो है यूपी में पड़ता है, आगरा भी यूपी में है,
अलीगढ़, बरेली और बदायूं ये सब यूपी में है। एटा मैनपुरी भी यूपी में है। गुड़गांव जो है हरियाणा में आ जाता है। भरतपुर, करौली ये भी हरियाणा के अंतर्गत ही आने वाले क्षेत्र हैं। और देखिए क्या है, अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है। आपको पता है कि जो अंधा युग नाटक है, देखिए इसमें भाषा के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख रहे हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अंधा युग जो नाटक है धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है और उसमें महाभारत के मतलब महाभारत के युद्ध का ही दृश्य है एक तरह से, और दिखाने की कोशिश की गई है, आधुनिकता से जोड़ने की कोशिश की गई है। तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, पौराणिक कथा को आधार बना करके लिखा गया है, जो कि महाभारत को आधार बना करके लिखा गया नाटक है। लेकिन यह पौराणिकता कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन से छंद में है, तो मुक्त छंद में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणाम के साथ साथ धर्म, अधर्म, आदर्श, यथार्थ आदि जीवन सत्यों का विवेचन किया गया है। देखिए अंधा युग जब नाटक लिखा गया उस समय आपको पता है कि जो विश्व की स्थिति थी वह किस प्रकार थी, और विश्व को ही आधार बना करके लिखा गया है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी को आधार बना करके लिखा गया, जो क्षति हुई थी, हानि हुई थी, उसी को आधार बना करके यह नाटक लिखा गया था। वर्तमान से जोड़ करके महाभारत की कथा को दिखाने की कोशिश की गई थी। और देखिए क्या है, इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन की भी योजना की गई है। तो पूछा जाता है कि इस नाटक में कितने मतलब अंक है, कितने पात्र है, कितने, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है नाटकों से। तो अंधा युग नाटक के 5 अंक हैं। और नाटक का प्रारंभ जैसे कि कविता या नाटक का जैसे होता है मंगलाचरण की, मतलब पहले मंगलाचरण होता है, उसके बाद जो नाटक या कहानी जो आगे बढ़ती है, तो उसी प्रकार से इसमें मंगलाचरण है। फिर है युद्धोपरांत भी एक गीत आता है। जब इसमें अंधा युग नाटक में युद्ध हो जाता है उसके बाद भी एक गीत हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, आदिकालीन हिंदी का व्याकरण जो है 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरण के रूप में कम होते गए और हिंदी के अपने रूप में विकसित हो गए। अपभ्रंश संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की तुलना में वियोगात्मक होते हुए एक सीमा तक संयोगात्मक भाषा थी। देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि जब हम हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा का इतिहास हम पढ़ते हैं वैदिक काल से, कि मतलब इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं तो वैदिक काल से शुरू करते हैं। तो वैदिक काल का समय आपको पता होगा कि 2000 ईसा पूर्व था। वैदिक काल के बाद आता है वैदिक काल के बाद आ जाता है हमारा, देखिए वैदिक काल के बाद का जो समय है, थोड़ा मेरे दिमाग से निकल रहा है अभी। देखिए हम 1 ईस्वी से देखते हैं कि जब भगवान बुद्ध के समय पे जब 500 ईसा पूर्व की बात हम करते हैं तब वहाँ पाली चला करती थी। पाली जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बोली गई, और उसके बाद 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत बोली गई। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का प्रचलन रहा, जो कि जिसमें संस्कृत के कुछ गुण हमें दिखाई देते हैं, और कुछ कुछ जो आधुनिक हिंदी है, जैसे कि हम इसको आधा आधे रूप में मतलब टुकड़े टुकड़े रूप में पढ़ते हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है अपभ्रंश में। उसके बाद पुरानी हिंदी आई, और उसके बाद खड़ी बोली, और उसके बाद जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं वो उसका प्रचलन हुआ है। तो देखिए वही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो है हिंदी का विकास हुआ और हिंदी जो है मतलब अपने विकसित रूप में आई है। फिर देखिए क्या है, काफ़ी क्रिया रूप तथा कार्य रूप होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला। मतलब जो आदिकालीन हिंदी थी उसमें वियोगात्मकता आ गई, मतलब कि पहले संस्कृत में जैसे कि एक ही शब्द से बहुत सारी चीज़ों को समझा दिया जाता था, लेकिन जब
आदिकाल में हमने चीज़ों को लिखना शुरू किया तो उसमें क्या है, वियोगात्मकता आ गई, मतलब हिंदी के कुछ गुण हमें देखने को मिल गए। इसीलिए जब भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो आदिकाल से शुरू करते हैं और उसको पढ़ना हम शुरू करते हैं, मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। और उसी समय से जो है हिंदी का मतलब एक तरह से विकास माना जाता है कि धीरे धीरे हुआ है। फिर देखिए क्या है, सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों का प्रयोग काफी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप का होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। मतलब शुरुआती दौर में तो थोड़े संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखा करते थे, लेकिन बाद में जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी को छोड़ के तत्सम से हम तद्भव की तरफ मतलब हमने मतलब अपना रुख किया और तद्भव रूपी हिंदी ज़्यादा प्रचलित होने लगी। और देखिए क्या है, हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा तथा अपभ्रंश में शब्द क्रम बहुत अनिश्चित था। मतलब क्या था, जो अपभ्रंश था उसमें तो था शब्द जो थे ज़्यादातर संस्कृत के ही थे, लेकिन बाद में जो हिंदी का विकास हुआ उसमें क्या है, जो हिंदी के शब्द हैं वो तद्भव रूपी शब्द वे हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और देखिए क्या है, डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र ने जो है रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और इसको भी देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और रीतिकाल के अगर हम अन्य नामों को देखें तो रीतिकाव्य अलंकृत काल, कला काल आदि के नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल, कला काल, अंधकार काल के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है देखिए, ये मतलब रिवीजन बैच है, तो रिवीजन में हम सारे ही यूनिट्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो सारे यूनिट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और देखिए क्या है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है। इसके जो रचनाकार हैं दूल्हा है, ठीक है, दूल्हा इसके रचनाकार हैं। इनका जो जन्म वर्ष है 1743 से 1768 ईस्वी है। और देखिए क्या है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, मतलब इसमें अलंकारों की बात की गई है बहुत ज़्यादा कि किस अलंकार का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो व्याकरण संबंधी एक तरह से ग्रंथ कह सकते हैं हम इनको। 45 छंद हैं। चंद्रालोक और कुवल्यानंद के आधार पर रचित ग्रंथ है। और देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गोदान उपन्यास। आपको पता है गोदान उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, होरी है, धनिया है, गोबर है, सोना रूपा, मातादीन, तो ये सारे इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। फिर है दुलारी है, सुहाइन है, मगरू है, साहू है, पटरेश्वरी है, पटरेश्वरी लाल, फिर है झिंगुरी सिंह, फिर पंडित है, फिर पंडित नोखेलाल है, फिर सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, शोभा, दरोगा राय साहब, अमरपाल सिंह, डॉक्टर बी मेहता, फिर है मिस मालती, मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना और ओंकार नाथ। तो ये सारे इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। और हर पात्र, इसका जो महत्वपूर्ण पात्र है, मतलब इसका जो नायक है वह होरी है और नायिका जो है धनिया है। तो इसके महत्वपूर्ण पात्र ये दो हैं, बाकी सारे जो हैं इस नाटक को बढ़ाने वाले पात्र हैं। और देखिए क्या है, इस ग्रंथ से संबंधित मुख्य जो बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। यह प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। और देखिए क्या है, इसी कारण गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ को या किस रचना को जो है भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो गोदान को। देखिए मिर्जा साहब की धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती है जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिला या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह है दोनों प्रश्न हल
कर दिए जाए तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित होंगी। मतलब कि जो वेश्याएं बनती है वह इसी कारण बनती है कि अगर वो घर से दुखी है या तो पैसे की तंगी से। तो ये जो बात है मिर्जा साहब कहते हैं, मिर्जा साहब के द्वारा एक कहा गया कथन है। तो एग्जाम में आ सकता है कि ये कथन जो है किसका है गोदान में से, तो मिर्जा साहब का है। और देख लेते हैं प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य। प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 में हुआ, 1936 में इनका देहांत हो गया। और देखिए देवस्थान रहस्य 1905 की 5 ईस्वी की रचना है। फिर प्रेमा 1907 ईस्वी की रचना है। सेवा सदन 1918 ईस्वी की रचना है। वरदान 1921 ईस्वी की रचना है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी की रचना है। रंगभूमि 1925 ईस्वी की रचना है। फिर कायाकल्प 1926 ईस्वी की रचना है। निर्मला 1927 ईस्वी की रचना है। प्रतिज्ञा, ये सारी जो रचनाएं हैं प्रेमचंद की है। देखिए हम इस लेक्चर के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को, क्योंकि हम नई चीज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन पुरानी चीज़ें जो भूलते जाते हैं। तो इसमें हमने सभी यूनिट्स को एक तरह से समाहित करने की कोशिश की है ताकि हमारी रिवीजन अच्छी हो सके। देखिए काव्य शास्त्र से संबंधित भी आ गए महत्वपूर्ण तथ्य, शब्द शक्ति, परिभाषा और उदाहरण। तो देखिए क्या है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ते हैं। शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के बाद या पश्चात पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट हुई या आप उसको समझे, वो अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है तुलसी के बारे में। और आपको जो मतलब ये पंक्ति पढ़ के समझ में आया वही अभिधा शब्द शक्ति है। और देखिए दूसरा भी देख लेते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है। जहां मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित हो। तो देखिए लक्षणा शब्द शक्ति जो है क्या है, जहां पर मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित हो। मतलब कि आपको बात समझ में नहीं आई, आप बस जोड़ रहे हो उसको किसी चीज़ से। तो वहाँ पे जैसे कि राजा गधा है, यहाँ गधे का लक्ष्यार्थ है मूर्ख, और रवि में गधे जैसे गुण लक्षण है। तो ये जो है बात ही कुछ अलग है, कुछ मतलब समस्या ही बाहर है। तो ये वाली शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा है। और इसको देख लीजिए लास्ट वाले को, जहां शब्द या पद में अभिधा और लक्षण के अलावा एक विशेष अर्थ, एक मिनट, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है इसको भी देख लीजिए। जहां शब्द या पद में अभिधा और लक्षण के अलावा एक विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जहां शब्द या पद में अभिधा और लक्षण के अलावा एक विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। क्या है, घर गंगा है, यहाँ व्यंजना है कि घर गंगा की भांति पवित्र है। तो देखिए हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इस कंटेंट के माध्यम से देखा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके नीचे ही मैं जो है टेलीग्राम का लिंक दिए रखा हूँ, तो टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट बने रहे और साहित्य गुरु चैनल को और भी लोगों तक सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।